तो कल आप लोग को कुछ क्वेश्चंस में डाउट था ना असाइनमेंट के, जो मतलब जो टेस्ट हुआ था संडे को, वो पर्टिकुलर। यस मैम। हाँ, यस मैम। एक बार वो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर स्केल। सबको दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे था वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर स्केल इज a सेंटीमीटर एंड nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, और हमें लीस्ट काउंट फाइंड करना था। तो मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बोला था कि जैसे अगर यहाँ पे n डिवीजन जो है वर्नियर स्केल की वो n-1 से मैच करिए। अच्छा, किस किस को बिल्कुल ही नहीं समझ आया है वर्नियर स्केल? बता सकते हो प्लीज? और सबको क्लियर है मतलब वर्नियर स्केल कैसे था? यस मैम। ओके। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि तो हमारे पास m यूनिट्स ऑफ वर्नियर स्केल n-1 मेन स्केल के इक्वल है, तो m n-1 की जगह कोई नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10 वर्नियर स्केल की यूनिट 9 मेन स्केल यूनिट के इक्वल है। तो यहाँ से 1 वर्नियर स्केल की इक्वल कितना आ जाएगा? क्या वैल्यू आएगी 1 वर्नियर स्केल की? 9/10। 9/10 ऑफ मेन स्केल, है ना? और अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक मेन स्केल किसके इक्वल है? a सेंटीमीटर। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि 1 मेन स्केल इक्वल्स टू 9/10 ऑफ a सेंटीमीटर, यस मैम। है ना? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अब जब हमें लीस्ट काउंट फाइंड करना होता था, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है कि एक मेन स्केल में से आप एक वर्नियर को सबट्रैक्ट करोगे। तो हमारे पास एक मेन स्केल की वैल्यू है a सेंटीमीटर और एक वर्नियर की वैल्यू अभी हमने निकाली 9/10 अपॉन a सेंटीमीटर। ये क्लियर है सबको? यस मैम। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? कितना आएगा सॉल्व करके? a/10। करेक्ट, 10 सेंटीमीटर, है ना? अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? लीस्ट काउंट बताना है इन मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। 10। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10a/10 ऐसे लिख सकते हैं। बेसिक समझ आया क्या करा है हमने? समझ आया सबको? मैम एक बार दोबारा यस। बताना। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास आई थी वैल्यू a/10 सेंटीमीटर। उस सेंटीमीटर को मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ आया सब? यस मैम। यस। अब ये डिनोमिनेटर में जो 10 था वो क्या था? मेरा नंबर ऑफ डिविजन इन वर्नियर स्केल, यही था मेरा। तो यहां से मैं इसको लिख सकती हूँ 10a/n। इस 10 से 10 को आप कैंसिल करोगे तो आपके पास सीधा a बन जाएगा, वो क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक केस लिया कि 10 से 9। अब अगर ये समझ आया तो हम जनरल केस के लिए भी बना सकते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में है। ठीक है, उसके लिए हम बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे जो अजम्पशन लिया उसको रिमूव करते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 9 वर्नियर स्केल n-1 मेन स्केल की इक्वल है। तो एक वर्नियर किसके इक्वल आ जाएगा? n-1/n। n-1 अपॉन n ऑफ मेन स्केल। और एक मेन स्केल a के इक्वल था, तो मैं इसे लिख सकती हूँ n-1 अपॉन n इंटू a। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। अब जब लीस्ट काउंट फाइंड करना है तो फिर से करते हैं, मेन स्केल में से वर्नियर को माइनस करते हैं। तो अब माइनस करेंगे तो a में से n-1 अपॉन n इंटू a, ये वाली टर्म माइनस करेंगे। अब अगर इसमें एलसीएम लेंगे n तो क्या आएगा ऊपर? a। an minus n-1 upon n। हाँ, an माइनस an प्लस a, ये आ जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली लास्ट में फिर से a/n तो आ गया,
और ए सेंटीमीटर में है तो उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 10a/n। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. एक बार देख लो इस क्वेश्चन में, अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हमने बस कन्वर्ट करा है कि n वर्नियर स्केल n-1 मेन स्केल के इक्वल था, तो एक वर्नियर की वैल्यू निकाल दी, और उससे फिर हमने जब दोनों को सबट्रैक्ट करा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि क्वेश्चन में मिलीमीटर में पूछा हुआ है और यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में निकाला था पहले, इसलिए एक्स्ट्रा 10 का फैक्टर आ गया। और किसी को डाउट है इसमें अब, ये क्लियर है? बस इतना बता दो क्लियर है या नहीं है, डाउट है तो वो भी क्लियर है। Clear है मैम। Clear है मैम। ओके। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारे पास करंट वोल्टेज रिलेशन दे रखा है डायोड का। डायोड अभी आप लोग की क्लास में 12th में आएगा, और यहाँ पे हमने एक वोल्टेज लगाई है वी वोल्टेज, और टेम्परेचर दिया है केल्विन में। अब स्टूडेंट ने क्या करा, एरर करा व्हाइल मेजरिंग द वोल्टेज, मतलब सिर्फ वोल्टेज में एरर करा है, और उसने जो करंट मेजर किया वो 5 मिली एम्पेयर आया, और टेम्परेचर फिक्स है 300 केल्विन, और हमें बताना है कि करंट में कितना एरर आया। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं I इक्वल्स टू 1500 V/t माइनस 4, तो उसने करंट कितना मेजर करा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 5 मिली एम्पेयर मेजर करा है। तो अगर मेरे पास ये भी पूरी क्वांटिटी मिली एम्पेयर में थी तो मैं क्या करती हूँ, पहले यहाँ पे लिख देती हूँ वैल्यू I की जगह, तो 5 इक्वल्स टू e की पावर सेम एज इट इज माइनस 4। अब इस 4 को मैं लेफ्ट साइड लेके जा सकती हूँ, है ना, तो यहां से आ जाएगा 9 इज इक्वल टू e की पावर 1500 V/t। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब हम लोग क्या करते हैं, वापस से इस मेन इक्वेशन पे चलते हैं। अब जब इस इक्वेशन का आप डेरिवेटिव करोगे, अब हम डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एक तरीके से चेंज, और एरर का मतलब भी चेंज होता है कि कितना चेंज आ रहा है। तो अगर हमें ये निकालना है कि अगर वोल्टेज में हमें चेंज दे रखा है कि कितना एरर आ रहा है 0.01, तो हम निकाल सकते हैं कि करंट में कितना फ्लक्चुएशन या एरर आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव करते हैं। तो लेफ्ट साइड हमारे पास डी आया, डेरिवेटिव किया, और राइट साइड में 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो अब हमें जो डेरिवेटिव करना है वो इसका करना है 1500 V/t। जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक्सपोनेंशियल का क्या होता है? सेम रहता है। सेम रहता है ना, एज इट इज हम लिख सकते हैं e की पावर 1500 V/t। पर इतनी बड़ी पावर जो ऊपर लगी हुई है उसका अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। यस मैम। है ना, तो यहाँ पे जब हम चेन रूल लगाएंगे तो हम साथ में डेरिवेटिव ले रहे 1500 V/t का। ये किस किस को समझ आ रहा है क्या कर रही हूं मैं? ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली पावर चेंज थी तो हमने उसका अलग से चेन रूल करके डेरिवेटिव किया। तो अब इस केस में मेरे को बताओ कौन कौन सी टर्म कांस्टेंट है? 1500 V और t में से कांस्टेंट कौन सी टर्म्स है? 1500 1500 और टी t भी करेक्ट, सिर्फ वोल्टेज चेंज हो रही है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस इक्वेशन में से 1500 और t बाहर निकाल सकती हूँ, अंदर बचा 1500 V/t, और उसके साथ फिर रह गया बचा हुआ चेंज ऑफ वोल्टेज। अब इतना समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब ये बताओ कि इस पूरे की वैल्यू क्या है, स्क्रीन पर ही लिखी हुई है 9 है यहाँ पे, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी तो हम उसकी जगह 9 पुट कर सकते हैं। और टेम्परेचर कितना गिवन है? 300 केल्विन। 300. तो मैंने यहाँ पे जब 300 लिखा तो 300 ने 1500 को कैंसिल करा, 5 आ गया, इस पूरी की वैल्यू 9 हो गई,
और डीवी कितना दे रखा है क्वेश्चन में? चेंज इन वोल्टेज 0.01। 0.01। करेक्ट, 0.01। और ये जो पूरी चीजें मेजर कर रहे थे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में किस यूनिट में दे रखी है? मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर में दे रखी है। तो मतलब ये पूरा आंसर मिली एम्पेयर में आएगा। और अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 45 आया, इंटू 0.01 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.45 मिली एम्पेयर। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो जब भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन है, तो अगर हमें मतलब कोई और तरीका नहीं आ रहा है कि एरर वैसे नहीं आ रहा है, तो आप डेरिवेटिव निकालोगे ना, उससे भी एरर निकाल सकते हो, ताकि हमारे पास पावर्स जो आए वो सारी सामने आ जाए और फिर हम निकाल रहे। अब यहाँ पे था स्क्रू गॉज वाला एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पे बोला हुआ है द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 0.5 millimeter and circular scale with 50 divisions is used to measure the thickness of a thin sheet. Before starting the measurement, it is found when the two jaws are brought in contact. मतलब जब हम लोग अच्छा पहले पूरा रीड कर देते। The 45th division coincide with the main scale line and that zero of the main scale is barely visible. What is the thickness of the sheet if the main scale reading is 0.5 millimeter and 25 division coincide with main scale? तो सबसे पहले चीज क्वेश्चन में बोली हुई है पिच। तो पिच की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 0.5 मिलीमीटर। फिर बोला हुआ है कि सर्कुलर स्केल में कितनी डिविजन्स हैं, तो यहाँ पे डिविजन्स दे रखे हैं 50। फिर क्वेश्चन में बोला कि जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट भी नहीं किया था, मतलब स्क्रू गॉज में कोई भी चीज नहीं लगाई, तब जो हमारे पास केस होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये वाला स्केल होता है मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, उसका 0-0 मैच करना चाहिए। यस मैम। है ना? पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट शुरू भी नहीं किया तो हमें क्या दिख रहा है, हमें मेन स्केल का जो स्ट्रेट वाला स्केल है उसका 0 में दिख ही नहीं रहा है। मतलब एक्चुअली में क्या हुआ, हमारे पास ये वाला जो 0 था वो गायब हो रहा है। तो ये तो तभी होगा जब हमारे पास ये वाला जो स्केल है जो सर्कुलर वाला है वो कुछ डिस्टेंस ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। मतलब वो कुछ डिस्टेंस ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, ये वो वाला केस है। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव एरर। अब उसने बोला जब हमारे पास ये केस था, जब हमने कुछ भी नहीं लगाया, तब हमारे पास उस पॉइंट पे 45 लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं। फिर उसने बोला अब हमने सेटअप कर दिया, हम रीडिंग लेने लग गए। तो हमारे पास मेन स्केल में रीडिंग आ रही है 0.5 मिलीमीटर और इस केस में अब 25 लाइंस मैच कर रही है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे पिच है और डिवीजन है, तो सबसे पहले ये बताओ लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? पिच अपॉन डिवीजन। पिच अपॉन डिवीजन कर देंगे तो लीस्ट काउंट आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे लीस्ट काउंट? 0.01। 0.01 हमारे पास यहाँ पे लीस्ट काउंट आ जाएगा। हमने क्या किया, 0.5 डिवाइड बाय 50 कर दिया, 0.01 आ गया। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब जब भी हम एरर निकालते हैं तो पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर, तो एरर निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो लीस्ट काउंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो कि कितनी लाइंस मैच कर रही हैं जब आपने कुछ भी नहीं लगा रखा है। वो कितनी लाइंस हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 45 है। तो अब हम यहाँ करते हैं 0.01 को मल्टीप्लाई करते हैं 45 में, और इन नेगेटिव एरर है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेन स्केल रीडिंग थी 0.5। अब जो दूसरे वाला स्केल होता है उसके अंदर हमारे पास आ रहा है कि 25 लाइंस मैच कर रही है। तो छोटे वाला सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे देखते हैं? याद है किसी को कि अगर हमें पता है इतनी लाइंस मैच कर रही हैं, लीस्ट काउंट इतना है, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग्स कैसे देखेंगे? मैम मेन स्केल सर्कुलर और लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करके। नहीं, जब सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखनी होती है ना, हम ये देखते हैं कि कितनी लाइंस यहाँ पे मैच हो रही है और लीस्ट काउंट। यहाँ पे लाइंस जब हमने जो भी चीज मेजर कर रहे थे वो रखा, तो तब लाइंस आ रही थी 25 और लीस्ट काउंट क्या है 0.01। ये समझ आया सबको?
एक बार फिर से बताना। देखो, जब हमें रीडिंग निकालनी होती है तो मेन स्केल वाली हम एज इट इज रखते हैं, पर सर्कुलर स्केल वाली रीडिंग कैसे करेंगे? जब हमने वो सब्सटेंस उसमें फंसा दिया तब हम देखेंगे कि ठीक है, अब फंसाने के बाद अब कितनी लाइंस मैच हो रही हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है, जब हमने मेजरमेंट स्टार्ट करी तो 25 लाइंस मैच हो रही हैं, और हमारे पास जो भी लीस्ट काउंट होगा आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाती है आपके पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग। क्लियर है ये सबको? यस मैम। यस मैम। तो यस मैम। हमारे पास दो रीडिंग्स तो आ गई। मेन स्केल क्या है? 0.5, और सर्कुलर स्केल से कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.25। 0.25, करेक्ट। हमने डेसिमल दो नंबर्स के बाद लगाना है तो हमारे पास आ जाएगा 0.25। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तो ये रीडिंग तो हमारे पास वैसे ही आ गई 0.75। अब हमें क्या करना है? हमारे पास कुछ नेगेटिव एरर आ रहा था, ठीक है, तो अब नेगेटिव एरर है तो अब इसका क्या करेंगे हम लोग? जैसे एक होता है पॉजिटिव एरर, एक होता है नेगेटिव एरर। अब आप ये भी समझ सकते हो, नेगेटिव में मशीन, जैसे वेइंग मशीन का एग्जांपल लिया था मैंने, मशीन पीछे भाग रही है, हम एक्चुअल वेट निकालने के लिए क्या करते थे? ऐड करते हैं। ऐड करते थे, है ना? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर गौरव। तो यहाँ पे जो भी एरर आ रहा है हमारे पास, जैसे हमने नेगेटिव साइन इसलिए लगा रखा है कि नेगेटिव एरर है, पर इससे जो वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है हमारे पास यहाँ पे? 0.45। इतना समझ आया सबको? यस यस। मैम। ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में ये वाली वैल्यू ऐड, एक सेकेंड, हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एरर आएगा उसमें वो वैल्यू ऐड करनी चाहिए हमें। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0.75 आया है, तो अब हम लोग फाइनल कैसे वैल्यू निकालते हैं? जो हमारे पास एक्चुअल कैलकुलेशन आई है उसमें हम लोग एरर को ऐड कर देते हैं। ये समझ आया सबको कि एरर जो भी था, कि अगर वो नेगेटिव है तो हमने ऐड कर दिया, पॉजिटिव है तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये क्लियर हुआ है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। अब यहां से हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.75 प्लस 0.45 अकॉर्डिंग। एज पर दिस क्वेश्चन इनमें से कोई भी आंसर मैच ही नहीं हो रहा है। मैं एक बार टीम से रिपोर्ट करके कि कोई भी आंसर यहाँ पे मैच ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया था पहले। मैं आप लोग को बता दूंगी कि उन लोग को भी रेफर कर दूंगी कि ये क्वेश्चन ये मिसप्रिंट था। आई थिंक ये ऑप्शंस किसी और क्वेश्चन के हैं एंड क्वेश्चन यही है। समझ आया है सबको? यस मैम। हाँ क्या? यस मैम। हाँ, मैम 0.45 क्यों लिखा? 0.45 क्यों लिखा? क्योंकि 45 लाइंस मैच हो रही है जब हमारे पास कुछ भी नहीं लगा रखा है उस केस के लिए। तो जब हमारा एरर निकालना होता है तो हम ये देखते हैं कि कितनी लाइंस मैच हो रही है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरर आ जाता है। ये समझ आया साहिल? यस मैम। हाँ, तो लीस्ट काउंट यहाँ पे 0.01 था, उसको 45 से मल्टीप्लाई किया तो 0.45 आएगा। अब आप इस केस में जब ऐड करके देख लो, सब्ट्रैक्ट करके देख लो, आपके पास कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो अगर हम सिर्फ इस एरर को इग्नोर करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 0.75, अदरवाइज कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है। गौरव, आपका 0.8 कैसे आया? मैम फिर इसको मेंस के रीडिंग से माइनस भी तो करना है। मेन स्केल रीडिंग में से माइनस क्यों करोगे? मैम तभी जीरो एरर आएगा नहीं। अच्छा, एक सेकेंड।
मैंने 75 में 0.5 ऐड कर दिया। 0.5 ऐड कर दिया तो उससे आया ना, बट हमारे पास यहाँ पे 0.5 नहीं है, 0.45 है। मैम 0.45 में माइनस मैम, करेंगे 0.5 तो 0.05 आ जाएगा, फिर उसको प्लस करके 0.80 आ जाएगा आंसर। एक सेकंड फिर से बोलोगे। मैम ये 0.45 के उसको मेंस के रीडिंग से माइनस कर देंगे 0.5 से। और फिर आप फिर से माइनस करोगे। मैम फॉर्मूला तो यही बताया आपने जीरो एरर का, कि मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और लिस्ट काउंट। तो वही तो किया मैंने यहाँ पे हमने क्या किया, मेन स्केल रीडिंग ली 0.5, फिर हमने जब सर्कुलर स्केल रीडिंग ली तब हमने यहाँ पे 25 डिवीजन मैच हो रही थी, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया 0.01। फिर ये जो फाइनल वैल्यू आती है उसमें से हम एरर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैम ये ऊपर वाला नहीं किया आपने वैसे। ऊपर ये वाला मेन स्केल वाला, यस मैम। वो फाइनल आंसर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। मैम आंसर की में वैसे दिया था। आंसर की में वैसे दिया है, यस मैम। क्योंकि मैंने जहां से आप लोग को पढ़ाया एंड जो भी रेफर किया मैंने आप लोग को यही बताया था, क्योंकि मैंने आपके एक सेकंड एक बार चेक करती हूँ मैंने। अच्छा, अगर आप दोनों रीडिंग्स में से सब्ट्रैक्ट करोगे हाँ तो आपका आंसर मैच करेगा, बट टेक्निकली हमें एक से ही करना चाहिए। उसमें भी रीडिंग ही मेंशन्ड है। एक सेकंड में वापस से जाती हूँ उस स्लाइड पे। दिख रही है सबको ये वाली स्लाइड वापस? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। तो एक्चुअली क्या हुआ, मैंने क्या किया, टोटल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करा। अगर हम इंडिविजुअली रीडिंग्स लें और उसमें सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारा मैच होगा, अदरवाइज नहीं मैच होगा। जैसे अगर हम लोग पहले मेन स्केल कैलकुलेट करा तो उसमें भी एरर पार्ट ऐड हो गया, तो उसमें से भी एरर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर हम लोग ने जो वर्नियर स्केल में से करा, सॉरी जो सर्कुलर वाला स्केल था उसमें जो वैल्यू फाइंड करी उसमें भी एरर पार्ट हो रहा है, तो उसमें से भी वो हटाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आप लोग का ये क्वेश्चन कर लूंगी क्योंकि आई थिंक ये मेथड गलत है, बट मैं अभी कुछ नहीं बोल रही क्योंकि अदरवाइज अगर मैं गलत हुई तो आप लोग के माइंड में वो सेट हो जाएगा कि मैम ने पहले ऐसे पढ़ाया था। तो इसलिए मैं अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करती हूँ। मैं आप लोग को कल पूरा प्रॉपर कंफर्म करिए कि मेरे हिसाब से एक ही बार हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइनल वाली वैल्यू से। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। फिर ये वाला क्वेश्चन किसने बोला था, डेंसिटी वाला, द मैम डेंसिटी ऑफ। मैंने लिस्ट में। हाँ, अब यहाँ पे बोला है डेंसिटी गिवन है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कौन सा सिस्टम है यूनिट्स का? CGS। CGS. सिस्टम है ना। अब इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर और मास है 100 ग्राम, हमें वैल्यू बतानी है। वैल्यू भी गिवन है डेंसिटी की 8 अल्फा, हमें अल्फा बताना है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नंबर आएगा वो बताना है। तो जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो पहले डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है नीलेश? ML-3। ml-3, करेक्ट। तो अब हम जब सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो m1 m2 की पावर 1, l1 l2 की पावर -3 और हमारे पास जो n दे रखा है वो यहाँ पे 4 दे रखा है। ये समझ आ रहा है सबको मैं क्या कर रही हूँ? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब यहाँ पे 4 लिख देते हैं। पहले सिस्टम में मास कौन सी यूनिट में है? ग्राम। ग्राम में। Gram में. सेकेंड वाले सिस्टम में मास कौन सी यूनिट में है? ग्राम में। 100 ग्राम हो गया। यहाँ पे ग्राम तो है पर उसकी वैल्यू 1 से 100 ग्राम हो गई है।
अब लेंथ पहले वाले सिस्टम में हमारे पास सेंटीमीटर में है और सेकंड वाले सिस्टम में सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर और उसकी पावर यहाँ पे -3। तो अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 4/100 और इसको अगर हम -3 पावर करेंगे तो रेसिप्रोकल करके मैं ऊपर लिख सकती हूँ ऐसे, यस मैम। यस मैम। है ना। तो A0 से यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गए, 40 आ गया और 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 40 आंसर आए? 5 5। 5 तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम यस मैम फिर ये वाला क्वेश्चन था, किसी ने डाउट पूछा था कि वायर की लेंथ है, रेडियस है, मास और परसेंटेज एरर बताना था डेंसिटी में। ये डाउट था किसी को? यस मैम। कोई तो डेंसिटी का अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो हो जाएगा मास पर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगी इस केस में? πr²L। ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बनाऊं इस आंसर में तो वो ΔM/m प्लस 2 इंटू ΔR/R प्लस ΔL/L और दिस होल वैल्यू इंटू 100। ऐसे होगा नीलेश? यस मैम। हाँ। अब यहाँ पे मास की वैल्यू दे रखी है एरर में 0.03, जो वैसे मास है वो दे रखा है 0.3 एक्चुअल वैल्यू। फिर पोजीशन की मतलब सॉरी यहाँ पे साइज की बात करें रेडियस की तो 0.005 अपॉन 0.5। लेंथ पे अगर हम देखें तो 0.06 अपॉन 6। ये क्लियर है सबको? यस Yes. मैम अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आप डिवाइड भी कर सकते हो और पहले आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आपको जो भी मेथड ठीक लगे आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं पहले मल्टीप्लाई करूं सारी टर्म्स को 100 से तो ये वाली टर्म हो जाएगी 0.3 अपॉन 0.3। सेकेंड वाली टर्म हो जाएगी 2 इंटू 0.5 अपॉन 0.5। थर्ड वाली टर्म हो जाएगी हमारे पास 6 अपॉन 6। यहां से जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो आएगी 1 + 2 + 1 4%। क्लियर है सबको? यस मैम। और किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है टेस्ट की? वो एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो अभी के लिए, इसके अलावा किसी को डाउट नहीं है अभी? नो नो। मैम ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से फिर क्वेश्चन पूछती हूँ M1D की, ताकि रिकैप भी हो जाए और जिसको आंसर पता है वो हैंड रेज कर दो। जो हैंड रेज नहीं करेगा मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि वो भी आंसर करे क्लास। तो मैकेनिक्स की 2 ब्रांच होती है ना, एक क्या बताती है हमें, मैं नाम नहीं पूछी आप वैसे बता सकते हो। हाँ बोलो साहिल। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। डायनामिक्स, दोनों में क्या क्या पता चलता है हमें? एक बताते हम क्यों चल रहे हैं और एक बताते हम कैसे चल रहे हैं, है ना? करेक्ट। फिर हमारे पास मोशन और रेस्ट। क्या सारी बॉडीज हमेशा, कोई भी पर्टिकुलर बॉडी की अगर मैं बात करूं, क्या वो एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में हो सकती है? एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन, रीजन भी देना है। हो सकती है क्या कोई बॉडी हमें, बोलो नीलेश। अगर हम बॉडी को जैसे कि स्पेस से देखें और वो अर्थ पे रुकी हुई है लेकिन अर्थ तो पूरी घूम रही है, तो इस तरह से तो कभी बॉडी रेस्ट पे नहीं हो सकती। उल्टा नहीं बोला आपने, फिर से बोलो। अगर हम स्पेस से किसी बॉडी को अर्थ पे देखें और वो अर्थ में एक इंसान के लिए रेस्ट पे है, लेकिन अगर स्पेस से देखेंगे तो वो मोशन में है। हाँ अब करेक्ट बोला है, ठीक है, पहले आपने उल्टा बोला था। तो मतलब कोई भी चीज ना तो कंप्लीटली रेस्ट पे होगी ना कंप्लीटली मोशन पे होगी, वो डिपेंड कर रहा है ऑब्जर्वर कहाँ पर है। ओके, उसके बाद यहाँ पे
अच्छा, डिस्टेंस जब भी हम देखते हैं मोशन का तो हम कहाँ से देखते हैं? जो मूव कर रही है चीज उसका उससे देखेंगे या जो ऑब्जर्वर है उससे देखते हैं? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से, ठीक है। जहां से भी जो देखने वाला है वो कहाँ से है वहां से देखते हैं कि जैसे इस केस में बस राइट साइड में गई है। फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? कोई भी अपनी लैंग्वेज में जो भी आपको समझ आए आप वो बोल सकते हो, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मांग रही मैं। जिसमें मतलब कोई चीज किसी पॉइंट से जाती है, पॉइंट, किसी पॉइंट से ओरिजिन, थोड़ा जैसे और मतलब करो। मतलब कोई भी मतलब जैसे एक्स है, वाई है, जेड, उन सभी का मतलब मेन पॉइंट एक ही है, ओरिजिन। उन सबका मेन पॉइंट एक ही ओरिजिन। तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से सारे के सारे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हमारा ओरिजिन या फिर ये सेटअप क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। अब 1D 2D 3D मोशन में क्या डिफरेंस है? 1D की कंडीशन कब होती है? जब सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन सिग्निफाई कर सकें। करेक्ट। अच्छा, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मोशन है तो कौन कौन से हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज? सिर्फ नीलेश आंसर क्यों दे रहा है, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए सब? अनेक बोलो। एक्स और वाई। सिर्फ एक्स और वाई हो सकते हैं? या एक्स और जेड भी हो सकते हैं। मैं टू कार्स गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। हाँ, करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी हो सकता है, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स। आयुष आपने क्या बोला, एक बार रिपीट करोगी? मैम टू कार्स गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। 2 कार्स गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब वो दोनों ही एक ही स्ट्रेट रोड पे हो तो आपको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए या एक चाहिए? मैम एक चाहिए, अगर एक दोनों एक साइड पर है तो एक चाहिए। है ना, अगर दोनों एक साइड पे हैं पर अगर क्रॉस रोड है, एक इधर चला गया एक उधर चला गया तो आपको दोनों चाहिए। अब 3D में कितने सिस्टम होते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? तीन। पॉसिबिलिटीज। तीन। एक। एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि 3 होने चाहिए, और आप जो बोल रहे हो आपके अकॉर्डिंग ये है कि 3 होने चाहिए, एक्स वाई जेड। मैं समझ। यस मैम। हाँ, ठीक है। फिर अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है? एक स्केलर है, एक वेक्टर है। अच्छा, ठीक है, मैं आगे चलती हूँ। अब बताओ। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एक स्केलर है एक वेक्टर है, ठीक है। कौन सी चीज जीरो हो सकती है अगर मोशन हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। जीरो हो सकती है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। कब होता है डिस्प्लेसमेंट जीरो? जब हम जब बॉडी अपनी ए टू इनिशियल बी से जाए और बी फाइनल टू में ए आ वापस जाए। आ जाएं। करेक्ट। अच्छा निशु, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है? निशु आपने हैंड रेज कर रखा है। सर हाँ, कब होता है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव? मैम पता नहीं। अच्छा, ओके। अब यहाँ पे अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैं यहां से यहां तक गई, ए से बी तक, तो मेरा डिस्टेंस है 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 10 मीटर। 10 10। है ना। और अगर मैं बी से ए तक आ रही हूँ तो जी। डिस्प्लेसमेंट जीरो। नहीं नहीं, मैं बी से ए तक आ रही हूँ, मैं ए से 10 को भूल, ए से 10 नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में 10 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास अब डायरेक्शन भी आ गई कि हम अपोजिट डायरेक्शन में गए। Okay. फिर अगर कोई भी पॉइंट है 4 3 6, इसका पोजीशन वेक्टर कौन बताएगा? बोलो अनेक। हम 4i कैब, 3j कैब हम्म, और 6k कैब। उन सबके बीच में प्लस भी लगाना है तब जाके बनेगा यस पोजीशन मैम। वेक्टर। अब
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए बता दो, कौन बताएगा? मेरे पास पी से नहीं, ए से ए बी वेक्टर बताना है, और ए पॉइंट है 1 2 3, बी पॉइंट है 4 0 6। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। जरा देखना, आपने सारी टर्म्स एक बार इधर से माइनस कर दिया, एक बार उधर से माइनस कर दिया है, फिर से Yes. माइनस करो। मैम 3i कैप प्लस 2k कैप और 3j कैप प्लस का। जे वाला अभी भी गलत है। माइनस जे। -3 एक एक करके बोलो। दिव्या क्या डाउट था आपका? मैम जो के है वो माइनस का नहीं आएगा? के माइनस में आएगा या जे मैम माइनस? j माइनस में आएगा। जे माइनस में आएगा। हम 3i ए, कैप सॉरी माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। हाँ, हम ए से बी में जा रहे हैं, तो बी वाले में से ए वाले को माइनस करेंगे। तो 4 में से 1 माइनस करा, 3i कैप। 0 में से 2 माइनस किया, -2j कैप। और 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो +3k कैप यहाँ पे। ओके, अच्छा ये तो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। स्पीड और वेलोसिटी में कौन सी चीज ज्यादा होती है? स्पीड। क्यों स्पीड ज्यादा होती है? वेलोसिटी 0। वेलोसिटी होती है दिव्या। नीलेश रीजन बोलो। जो डिस्टेंस है वो कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। करेक्ट। कि फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में कौन बता सकता है दोनों में डिफरेंस? कौन बताएगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ नीलेश, साहिल, दिव्या, और बाकी सब कहाँ गए? ईशु, आदित्य, अनन्या बोलो। अनन्या मैम शर्मा। एवरेज वेलोसिटी वो टोटल वेलोसिटी होती है जो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और करेक्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है। करेक्ट। तो अगर मैं बात करूं dt की और डेल्टा टी की, तो dt कौन से वाले फॉर्मूले में आता है? बोलो साहिल। इंस्टेंटेनियस में आता है। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बड़ा होता है, डेल्टा टी या dt? इंस्टेंटेनियस। डेल्टा टी। हाँ, डेल्टा डेल्टा टी। इशू। जो इंस्टेंटेनियस होता है वो बहुत छोटे टाइम के लिए होता है। ये डेल्टा टी मतलब पूरे टाइम में चेंज देखते हैं। तो डेल्टा टी बड़ा होता है और dt बहुत छोटा हो जाता है। ओके, अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला? ठीक है, अंशुमन आप बताओ। अंशुमन आप क्लास में हो? यस मैम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, नीलेश बताओ। LT-1। LT-1 वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही रहेगी, चाहे उसके साथ कोई भी नाम लगा दो, है ना? एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड वही सेम है जैसे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, है ना? अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक सेकेंड,
ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन देती हूँ r इक्वल्स टू 3t⁴ प्लस 5t। कौन बता सकता है वेलोसिटी क्या होगी एट टाइम इक्वल्स टू 1? वेलोसिटी बतानी है। और कैसे, अच्छा सबसे पहले बता दो मेथड कौन सा यूज करोगे ताकि सब लोग ट्राई कर सके। साहिल क्या मेथड यूज करेंगे? मैं पहले इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था डिस्प्लेसमेंट की इंटीग्रेशन से हमें वेलोसिटी मिलती है। अनिक आप बताओ। हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे। सीधा टी की वैल्यू पुट कर दोगे? अच्छा, नीलेश। डिफरेंशिएशन करेंगे r की विद रिस्पेक्ट टू t, फिर t हाँ, की वैल्यू पुट कर देंगे। करेक्ट, पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। अगर आप पहले इसमें टी की वैल्यू पुट कर दोगे वो कांस्टेंट बन जाएगा, उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। तो पहले डेरिवेटिव करके वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना है। साहिल का आंसर आया 17, आंसर करेक्ट है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये पावर सामने आ गई 12t³ प्लस 5, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। अब इस पे हमें टाइम जब 1 पुट करेंगे तो 12 प्लस 5 17 आ जाएगा। समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम, यस मैम। अच्छा, अब अगर मेरे पास दो टाइप के ग्राफ्स हैं, किसमें स्लोप कांस्टेंट है, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में स्लोप कांस्टेंट है? फर्स्ट। फर्स्ट वाले में कांस्टेंट है, वहां पे स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, अब सबके लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे पोजीशन है, इसका स्लोप क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो x ही दे देगा, स्लोप क्या देगा? आदित्य आप ही आंसर करोगे। आदित्य, यस मैम। स्लोप मैम कैसे? एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? मेरे पास दो चीजें हैं, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट है, और अब आपको बताना है इसका स्लोप क्या देता है। अनंत। वेलोसिटी। हाँ, मैम वेलोसिटी। वेलोसिटी। करेक्ट, वेलोसिटी देगा। स्लोप के लिए दोनों को डिवाइड कर दो। अच्छा, इसका अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं तो क्या वैल्यू आएगी, यूनिट क्या आएगी एरिया की? lt डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। हाँ, मीटर सेकेंड हो जाएगी ना। मीटर पर सेकंड। Correct. अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पोजीशन था अभी तक, अब ये यहाँ पे वेलोसिटी कर देते हैं। अब स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। डिस्प्ले एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दे देगा, है ना। अब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है या चेंजिंग आ रहा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट आ रहा है। और इसका एरिया क्या देगा? मीटर पर सेकंड के यूनिट। नहीं, एरिया क्या देगा वेलोसिटी और टाइम का? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। प्लेसमेंट देगा। एरिया के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, स्लोप के लिए दोनों को डिवाइड कर दो, वेलोसिटी इनटू टाइम से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अच्छा, अब इस वाले जो ऊपर जो ग्राफ बना है इसी में आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे हल्का सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इधर ये 20 जा रहा है, ये 10 है। अब बताओ ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया इसका एरिया क्या होगा? बस ट्राइंगल का एरिया बताना है। और कोई आंसर करना चाहता है? एक मिनट में।
बोलो दिव्या। मैम 5। 5। क्या फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ ट्राइंगल में? 30 हाँ हाफ। बेस क्या है? बेस तो 5 बेस ये है, ये कितना डिस्टेंस है? है। 2 से 5 तक जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस चले? मैम हाइट 30 मीटर पर सेकंड आएगा इसका आंसर। करेक्ट, 30 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हाइट हो गई 20, ये 10 कैंसिल हो गया, 30 आ गया। तो जिसका 30 आया सबका आंसर करेक्ट है। अच्छा, इतनी देर में मेरे पास स्ट्राइक हुआ है कि वहां पे एरर वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। हमने 45 जब हम ले रहे थे, हम सिर्फ 45 ले रहे थे, ठीक है। अब मैं बताती हूँ प्रॉब्लम क्या थी। जब वो रेस्ट पे था तो सारी की सारी लाइंस मैच करनी चाहिए थी कि 50 लाइंस है हमारे पास, नॉर्मली वो कोइंसाइड करनी चाहिए जब हमने कुछ भी नहीं लगा रखा है। पर हमारे पास 50 की जगह 45 मैच कर रही थी, तो कितनी लाइंस गड़बड़ में चली गई? 5। 5 गई। तो जब हमें लाइंस लेनी थी तो उनके से लेनी थी 50 में से। अगर हमने 50 हमारे पास मैच करनी चाहिए थी, पर एक्चुअली में 45 कर रही है, तो 5 इंटू 0.1 वहां से आ रहा है। समझ आया? यस मैम। यस मैम। मैं सोच रही थी कि इसमें मिस्टेक कहाँ हो रही है, तो क्लिक हुआ कि हमने वो 50 वाले पॉइंट कंसिडर नहीं किया कि स्टार्टिंग में 50 लाइंस थी। अब ये सब तो मैंने डिस्कस कर लिया। अच्छा, इस वाले में भी बताओ, इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा जो लास्ट में, और इसकी यूनिट भी बतानी है क्या बनेगी। जो मैंने लास्ट में बनाया ना ट्रेपीजियम, ये वाला। विशाली, आप आंसर बताओगे इसका? विशाली राज। विशाली, आप क्लास में हो? तो जिन लोगों ने 10 कैलकुलेट करा है वो चेक कर लेते हैं, और जो आंसर नहीं बोल रहे हैं उनके लिए भी। ट्रेपीजियम में हम लेंगे हाफ इंटू हाइट। यहाँ पे हाइट हम 0 से 2 तक गए तो 2 लेंगी। एक पैरेलल डिस्टेंस में हम 6 से 8 तक गए, मतलब 2 डिस्टेंसेस गए। और ऊपर हम गए 6 से 7, मतलब 1 यूनिट गए। तो हम जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। 3। मैम 10। हमने इसके लेफ्ट वाला किया। अच्छा, वही मैं सोची सबका आंसर गलत कैसे आया। 10 10 कौन से वाला कर दिया? ये वाला। 9। 1 से 6 तक वाला किया है, 0 से 6 तक। 0 से 6 तक वाला टिक लगाया था मैंने। चलो कोई बात नहीं, अगर 0 से 6 तक है वो भी चेक कर लेते हैं। उस केस में तो 9 ही आएगा, हमने पहले क्वेश्चन करा था। ठीक है। और इसकी यूनिट क्या बनेगी एरिया की? मीटर। मीटर। करेक्ट, मीटर आ जाएगी। अब अगर मेरे पास ये एरिया है 5, ये ट्राइंगल का एरिया भी 5 है, और ग्राफ है यहाँ पे टाइम और वेलोसिटी का, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो कितनी आएगी? 0। 0। 0 आ जाएगी, है ना। ऊपर वाले से 5 आया, पर नीचे वाला सब्ट्रैक्ट होगा -5, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगी। समझ आया है सबको? यस यस मैम। ठीक है। रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। अब अगर मैं कोई बॉडी को ऊपर फेंक रही हूँ, मतलब ये भी erase करते हैं। मान लेते हैं कि हम क्या जा रहे हैं, एरोप्लेन में जा रहे हैं, और अब हमने क्या किया, एरोप्लेन में जब हम ऊपर की तरफ उड़ रहे थे तो वहां से किसी ने, एक्चुअली ये पॉसिबल तो है नहीं, पर किसी ने ना एक चिप्स का पैकेट नीचे की तरफ फेंका।
तो स्टार्टिंग में चिप्स का पैकेट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? ऊपर, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि मैम वो पहले भी ऊपर जा रहा था। हाँ, इनर्शिया के कारण Inertia। ऊपर जाएगा। तो हम इस केस में जो हम चिप्स के पैकेट को जब मोशन बता रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव, अच्छा, जो नेगेटिव बोल रहे हैं रीजन बताना दिव्या। क्योंकि आंसर करेक्ट है, रीजन बताओ। क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ। हाँ, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो चिप्स का पैकेट, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट आंसर अनिक। तो हमें इनर्शिया ध्यान में रखना है कि बॉडी पहले कहाँ पे जा रही थी, वहीं पे जाएगी। जैसे अगर मान लो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं पर अब हमने कोई बॉल को ऐसे पीछे की तरफ थ्रो करा, नीचे की तरफ, तो ये बॉल ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? एक बार फिर से बताना। मैं एक बार फिर से बताना। तो ये इमेजिनरी सिचुएशन है, आप ऊपर से गिरते हुए आ रहे हो, ठीक है, और अब आपने एक बॉल को पीछे की तरफ मतलब ऊपर की तरफ फेंका, तो वो बॉल ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? थोड़ा सा नीचे ऊपर जाके आएगी। नीचे आ जाएगी। हम नीचे की तरफ जा रहे थे, थोड़ा सा ऊपर। नीचे आएगी मैम। मैं एक इनर्शिया बार फिर से बताना मैम क्वेश्चन। क्वेश्चन इमेजिनरी है। आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे, आपके हाथ में बॉल थी, आपने उस बॉल को ऊपर फेंका, तो वो बॉल ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? मैम ऊपर जाके नीचे आएगी। ऊपर जाके नीचे आएगी। पर अभी देखो इन सब केसेस में हम क्या लेते हैं कि जब हमारे पास हम बॉल को नीचे फेंक रहे थे फिर भी वो कुछ टाइम के लिए ऊपर जाते हैं इनर्शिया के कारण। ऐसे ही जब हम नीचे आ रहे हैं और हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो हम पहले कौन सा मोशन कंसिडर करेंगे? मैम वैसे जब प्लेन से हमने वो चिप्स का पैकेट फेंका था तो वो ड्रॉप किया था या थ्रो किया था? आप कोई भी केस ड्रॉप किया था, थ्रो नहीं किया था। जब भी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी बॉडी है वो अपने आप कुछ मोशन कर रही है तो वो पहले इनर्शिया वाला करेगी, उसके बाद वो चेंज करती है। ठीक है, जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो बॉडी पहले कोशिश करेगी ऊपर की तरफ जाना, फिर हो सकता है वो नीचे चली जाए। पर अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और हम एक बॉडी को छोड़ रहे हैं तो वो चाह रही है इनर्शिया के कारण नीचे की तरफ आना। और फिर जो उसके ऊपर फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है जब कोई बॉडी आती है? ग्रेविटी। Gravitation. ग्रेविटी। तो उसके बाद भी वो नीचे ही आएगी, वो ऊपर जाने की उसके बाद भी कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि ग्रेविटी उस केस में भी नीचे ही आ रही है। पर अगर हम किसी बॉडी को अगर ऊपर जाते हुए फिर नीचे फेंकते हैं तो इनर्शिया के कारण वो कुछ देर कोशिश करेगी ऊपर जाने की, पर उसके बाद ये ग्रेविटी उसे नीचे खींच लेता है। समझ आया है सबको? यस। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं, कार है, एक 40 की स्पीड पे जा रही है और ये 70 की स्पीड पे जा रही है, इसको मैं बोल रही हूँ ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बोलो दिव्या। मैम मेरे को पूछना था, जब ना बॉडी नीचे को जाएगी और फिर हम कोई चीज थ्रो करेंगे तो वो नीचे को ही आएगी ना? हाँ, वो नीचे को ही आएगी, क्योंकि हम नीचे जा रहे थे तो इनर्शिया के कारण भी नीचे आनी चाहिए, और फिर ग्रेविटी भी उसे नीचे ही खींच रही है, वो नीचे ही आएगी। अच्छा। इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी ए की विद रिस्पेक्ट टू बी? बोलो साहिल। -30। -30। करेक्ट। तो कौन सी तरफ जा रहा है बेसिकली? माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है? अपोजिट। लेफ्ट साइड जा रहा है। नेगेटिव। लेफ्ट साइड। अपोजिट है। पर क्या एक्चुअली में अपोजिट जा रहा है वो? नो मैम। नो मैम। नो मैम। माइनस का ये भी मतलब है कि बी की कंपैरेटिवली ए धीरे चल रहा है, इसलिए हमें लग रहा है वो उससे दूर जा रहा है, अपोजिट की तरफ। अच्छा, अगर यहाँ पे ये कंडीशन होती तो, और ए सेम है, बी भी ए है, और अब बताना है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगी वैल्यू? पॉजिटिव 0। 30। ये वाली इधर जा रही है 70 की उससे, ये इधर जा रही है 40 की उससे, इस केस के लिए बोल रही थी। बी की विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगी?
30 हो जाएगी पॉजिटिव में। सबका 30 आ रहा है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेलोसिटी स्केलर होती है, वेक्टर होती है। मैम 30 नहीं आएगा, क्या आएगा नीलेश? 110। 110 आएगा। जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं उसमें डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, तो अगर हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये 40 वाली नेगेटिव हो जाएगी ना। यस मैम। और जब आप अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो 70 में से सब्ट्रैक्ट करोगे ए वाली, और ए वाली है -40, तो आंसर कितना आ जाएगा? 110। 110। ठीक है, तो अपोजिट वाले में डायरेक्ट माइनस मत करना, डायरेक्शन भी लगानी है यहाँ पे, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसी केस में अगर यहाँ पे है 40 और 40, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट की बताओ विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। बोलो साहिल। 80। 80। नेगेटिव 80। -80, ठीक है। आप अगर जो भी डायरेक्शन है, अगर आप माना कि आपने माना ये वाली साइड पॉजिटिव है तो आपका आंसर 80 आएगा, पर अगर आप मान रहे हो ये वाली साइड पॉजिटिव है राइट वाली, तो आपका आंसर -80 आएगा। अच्छा, अगर यही केस हमारे पास ऐसे होता 40 40 फर्स्ट सेकंड, अब बताओ वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। 80। 80 कैसे निकाला साहिल? 0। मैम 0। 0 0 आना चाहिए, करेक्ट, 0 आएगी। Zero. तो माइनस करना है, यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, 40 -40 0 हो जाएगा। और कोई डाउट है में किसी को? नो मैम। ये No, असाइनमेंट ma'am. ट्राई करें क्या जो पीडीएफ्स के बीच में है? मैम एक और आप बताएंगे अपोजिट साइड वाला। अपोजिट साइड वाला, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। हमारे पास जब भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है, ए कार जा रही है और ये बी कार, और अगर मेरे को बताना है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मैं बी वाले में से ए को माइनस करती हूँ। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी का। जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक डायरेक्शन हम मानेंगे पॉजिटिव वाली है, दूसरी ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगी। जैसे अगर मैं मान रही हूँ कि राइट साइड में जो भी चीज जा रही है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और लेफ्ट की तरफ जो भी चीज जा रही है वो नेगेटिव। तो अगर ये बी जा रही थी यहाँ पे राइट साइड में 70 की स्पीड से, तो मैंने उसके लिए लगा दिया +70, और ए मान लेते हैं लेफ्ट साइड में जा रही है 60 की स्पीड से, तो उसके साथ मेरे को 60 के साथ नेगेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्शन उल्टी तरफ जा रही है। अब अगर हम माइनस करेंगे तो हम वेलोसिटी को माइनस कर रहे हैं, स्पीड्स को नहीं, तो इसमें डायरेक्शन साथ में लगानी पड़ती है। तो बी की लिखेंगे तो वो तो राइट साइड जा रहा है तो 70, फिर जब ए की लिखेंगे तो ए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो -60, यहाँ से आंसर आ जाएगा 70 + 60 130। समझ आया दिव्या? यस मैम। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, ये जो बीच में असाइनमेंट्स आते हैं ये आपने ट्राई करे हैं किसी ने? या भी स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं, छुट्टी से भी सोते रहते हो? नहीं मैम क्लासेस लग गई हैं आज से। अच्छा, अब शुरू हो गई आज से, चलो अच्छी। यस मैम। तो ये असाइनमेंट्स आप लोग ट्राई कर लेना। मैं ना आज क्या करूंगी, आप लोग को पूरा असाइनमेंट एक सेपरेट सेंड कर दूंगी मोशन इन 1D का। उसमें इजी, मीडियम, हार्ड सब टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो वो आप ट्राई करना, फिर हम वो कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। Yes, ma'am. जब नेक्स्ट क्लास, यस मैम। ठीक है। और कोई डाउट है अभी किसी को? No, ma'am. नो मैम। अच्छा, किसी को अगर वर्नियर और ये सब फिर से पढ़ना है ना, वर्नियर स्केल और स्क्रू गॉज, तो मैं आई थिंक नेक्स्ट क्लास आप लोग की फ्राइडे को होगी मेरे साथ, है ना? तो मैं फ्राइडे को कुछ टाइम एक्स्ट्रा शायद पहले क्लास लूंगी, केशव की रिक्वेस्ट है, तो अगर और किसी को भी समझना है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। मैम टाइमिंग क्या होगी? Ma'am, हाँ, timing. टाइमिंग क्या होगी, आई थिंक 9-10 पे हमारी क्लास होती है ना, तो मैं 8:55 या 9 o'clock के अराउंड में पहले ले लूंगी, और अगर टॉपिक्स बचेंगे तो मैं आफ्टर 10 लूंगी फिर उसे।
मैम 8 से 9 होगी। मैं आप लोग को उस दिन के लिए टाइमिंग्स आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगी, ठीक है? मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, एक काम करो स्कूल के लिए, ठीक है? किसी को भी अटेंड करना हो अटेंड कर सकते हैं। यस मैम। यस मैम।